नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी के अपनी क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में कुछ समझा था। कुछ ऐसे आइटम्स को लेकर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जो एक एनपीओ के लिए सामान्यतः इनकम मानी जाती है और उनका लेखा हम एक रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे करते हैं। साथ में हमने कुछ ऐसे एडजस्टमेंट को भी समझाया था और उन एडजस्टमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में किस तरह से शो करते हैं, कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपनी पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक ऐसा ही छोटा सा टॉपिक और लेते हैं और वो है आपका फंड। बात करते हैं फंड के बारे में। फंड जिसको हिंदी में कोष कहते हैं, कोष होता क्या है, तो इसका तात्पर्य हम ये समझते हैं कि जब कोई ऐसा पैसा जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया गया हो, जब आपने किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई पैसा जमा किया है तो उसे हम कोष कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनाना था और बिल्डिंग के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया तो उसे बिल्डिंग फंड कहेंगे। आपको कोई टूर्नामेंट करवाना था और टूर्नामेंट के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया तो उसे टूर्नामेंट फंड कहेंगे। तो हमारे पास अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फंड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो फंड बेसिस अकाउंट कैसे होती है कि एक एनपीओ में फंड से रिलेटेड किस प्रकार से हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, फंड बैलेंस शीट में शो होता है। आपका फंड है जो बैलेंस शीट में शो होता है। दूसरा पॉइंट, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, फंड से रिलेटेड सभी इनकम फंड में ऐड करेंगे। यदि कोई फंड से रिलेटेड इनकम हो रही है, किसी भी प्रकार की इनकम है, तो वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखानी है, वो आप उस फंड में ऐड करोगे। जैसे मान लीजिए आपका टूर्नामेंट फंड था और आप टूर्नामेंट करवा रहे हो। टूर्नामेंट में यदि आपको कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम को आपको फंड के अंदर ही ऐड करना है और ये सारा काम आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। आपकी इनकम, चाहे कैसी कोई भी इनकम उस फंड से रिलेटेड क्यों ना हुई हो, वो पूरी इनकम उस फंड में ऐड करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस फंड में से लेस करेंगे। देखिए, अब उस फंड से रिलेटेड कोई खर्चा किया है आपने तो उसी में से लेस करना आपको। ये भी आपको पर्टिकुलर डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना है। यदि आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो उन एक्सपेंसेस को भी आप वहां से लेस करोगे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको एक नोट समझाता हूं कि यदि फंड की राशि फंड से संबंधित खर्च से कम है तो बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में दिखेगा। देखो क्या होता है ये कि यदि आपका टूर्नामेंट फंड या कोई सा भी फंड अपने एक्सपेंसेस से कम है, मान लीजिए आपके पास आपका फंड 1,00,000 रुपए है और यदि आपको उस फंड से रिलेटेड खर्चा 1,00,000 से ज्यादा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप जो भी बैलेंस होगा, जो एडिशनल पैसा है, वो सारा का सारा पैसा आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हो। ये करना कैसे है, हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे रिलेटेड। आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वही आपके आरबीएससी की हिंदी मीडियम की बुक है हमारे पास, पेज नंबर 337 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं प्रश्न पढ़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है आपका, फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट फंड which will be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet on that date.
देखिए आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में किस तरह से उनको शो करना है उसी की कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से शो करेंगे उसको दिखाएंगे। तो पहले आप बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपको हमने बताया था कि इस साल से रिलेटेड जितनी इनकम हुई है, जितने एक्सपेंसेस हुए उनको आपको दिखाना होता है। हमने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन नंबर 9, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31st March 2017 में भी। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो साइडें रहती हैं, हम ये चीज़ पहले क्लियर कर चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। इस साइड को आप एक्सपेंसेस साइड बोलते हैं और ये होती है इनकम साइड। ठीक इसी प्रकार से आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस शीट में भी आपके पास दो साइडें रहती है, असेट्स एंड लायबिलिटीज साइड। ये साइड आपकी लायबिलिटीज है और ये साइड आपकी होती है असेट्स। चलिए अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास में लिखा है स्पोर्ट फंड ऑन 1 April 2016 अमाउंट इज 1 लाख, 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये क्या होता है, जो पैसा आपने सेव कर रखा है, जो पैसा जो इकट्ठा किया है, उस पैसे को कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे आपने बिल्डिंग फंड इकट्ठा किया है, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया तो उससे बिल्डिंग बनाया होगा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास जितना फंड होता है उतना का उतना मे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है आपके पास में। तो आपका स्पोर्ट फंड था, आप यहाँ पे स्पोर्ट फंड को बैलेंस शीट में शो करते हो लायबिलिटी साइड में। ने लिखा स्पोर्ट फंड 1 लाख रुपए इंटरनल दिखाओगे क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। और आपके पास 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है। देखो ये जो 10% है वो इंटरेस्ट रेट दे रखी है आपको। नेक्स्ट आगे लिखा है रिसीव्ड डोनेशन फॉर स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। आपने 2016-17 के लिए स्पोर्ट हेतु डोनेशन रिसीव किया है, ये आपकी इनकम है और ये इनकम आपके स्पोर्ट से रिलेटेड है। अभी हमने पॉइंट क्लियर किया था कि यदि कोई इनकम होती है, यदि कोई किसी प्रकार की फंड से रिलेटेड इनकम है तो वो आप उस फंड में ऐड करोगे। आप यहां लिखोगे ऐड डोनेशन, डोनेशन, और आपको डोनेशन रिसीव कितना हुआ है 25,000, तो आप यहां लिखोगे 25,000। नेक्स्ट आपको आगे लिखा 25,000 के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। देखिए इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है और इनकम है, सो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना होगा बाय इंटरेस्ट 10,000। अब आप देखोगे आपके पास टोटली 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख का था, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट लिए थे आपने 1 अप्रैल को, 31 मार्च को आपका उसका इंटरेस्ट बनता है 10,000। सही बात है, मतलब अब मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपका स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट 10% था। अब 1 लाख का 10% 10,000 होता है। आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पे हम देखते हैं तो 10,000 ही दिया हुआ है, का इंटरेस्ट भी 10,000 है। यदि ये इंटरेस्ट मतलब जब ये कैलकुलेशन करने से ये इंटरेस्ट कम होता, मान लीजिए यहाँ पे हम 10% की जगह 8% लिखा होता, यदि आपका इंटरेस्ट 10 की जगह 8% होता तो उस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बनती 8,000, और आपने रिसीव कितना किया 10,000, मतलब ज्यादा कर लिया है तो यहाँ पे हम एडवांस लिखते हैं, एडवांस लेस करते हैं। और यहाँ पे 10 की जगह मान लो 12 होता तो आपका इंटरेस्ट 12,100 होता।
बट आपने रिसीव 10,000 किया है तो 2,000 आउटस्टैंडिंग होता। मीन्स आपको यहाँ पर जो रेट दे रखी है उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, फिर एक्चुअल इंटरेस्ट से आपको कंपेयर करना है। यदि आपने कम रिसीव किया है तो आउटस्टैंडिंग होगा, और यदि आपने ज्यादा रिसीव कर लिया है तो एडवांस होता है। ये एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके साथ में आपको नीचे लिखा है एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट इवेंट 40,000, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट इवेंट 40,000। अब 40,000 आपका एक्सपेंसेज है तो आप उसको यहां से लेस करोगे, एक्सपेंसेज 40,000। तो अब आप यहां पे लिखोगे, अब आप देखोगे 1,25,000 में से 40,000 गए तो पीछे कितने बचे, 1,25,000 में से 40 जाते हैं तो 85,000 बचता है। ये आपका बैलेंस शीट शो हो गया। इस तरह से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। प्रश्न आपका है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिकल रिलीफ फंड which will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and the balance sheet on that date। कहने का मीन्स आपके पास मेडिकल रिलीफ फंड दे रखा है, जिनको इस सवाल में जिस तरह से आपने किया था वैसे शो करना। मैं पहले एक बार पूरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, मुझे लगेगा कि ये आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है तब तो हम इसको बोर्ड पे करेंगे, अदरवाइज आपको इसको सेल्फ करना है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिकल रिलीफ फंड 2,50,000 donation received towards sport fund during the year and expenses paid for medical camp during the year। देखिएगा, चलो मैं करा लेता हूं। आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बनाना है आपको। देखिए एक जो थोड़ा सा सवाल में हल्का सा मिसप्रिंट है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा मिसप्रिंट है। आपको लिखा डोनेशन रिसीव टुवार्ड्स स्पोर्ट फंड, तो उसको स्पोर्ट फंड की जगह लिखेंगे मेडिकल रिलीफ फंड। ठीक है, जो लिखा ना डोनेशन रिसीव फॉर स्पोर्ट फंड को मेडिकल रिसीव फंड लिखना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब दूसरा अकाउंट है हमारे पास बैलेंस शीट, जिसको बनाना। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। चलो बैलेंस शीट समझते हैं। बैलेंस शीट करने से पहले थोड़ा सा आपको हम देख लेते हैं हमारे पास फंड है कितना। ये थोड़ा सा ऐसे रफ वर्क बता रहा हूं मैं आपको। फंड था 2.5 लाख रुपए स्टार्ट में। अब आपने डोनेशन रिसीव किया है 70,000 रुपए का, बचा हुआ कितना, 3,20,000 का। अब यहां से आपने एक्सपेंसेज लेस कर दिया है 3,50,000, तो 30,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आता है जो माइनस में है। अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया, उस समय ये पॉइंट क्लियर किया था, हमने आपको एक नोट भी डलवाया था। उस नोट में लिखा कि यदि आपके पास फंड की राशि उसके एक्सपेंसेज से कम है तो उस कंडीशन में जितना एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लेते हैं। वंस अगेन एक बार फिर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यदि फंड का बैलेंस, जो फंड का बैलेंस है वो उस एक्सपेंसेस से कम है, तो जितना कम है वो पैसा हम अपने एक्सपेंडिचर अमाउंट से लेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस क्वेश्चन आवर वैल्यू ऑफ फंड इक्वल्स टू 2,50,000 एंड डोनेशन रिसीव 70,000, तो टोटल अमाउंट ऑफ फंड इज 3,20,000, but our expenses is 3,50,000, so 30,000 is expenses for this NPO। चलो अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 एक्सपेंसेज ऑफ मेडिकल रिलीफ फंड, और यहाँ अमाउंट आ गया 30,000। इस सवाल में आपको और कुछ भी नहीं करना, बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं होगा,
बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हो, आप चाहो तो ये लिख सकते हो मेडिकल फंड 2,50,000 एट डोनेशन 70,000 लेस एक्सपेंसेस 3,50,000। वैसे ये यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, यहाँ कहीं नहीं दिखेगा, डायरेक्टली आपको ये काम आपने कर लिया है, यहाँ दिखाना 30,000, आपका काम बन जाएगा, इस क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनेगा। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे अपने पास में, इस चैप्टर में से छोटा प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए हमने छोटे प्रश्न ट्राई किए हैं। अब कुछ बड़े प्रश्न भी ट्राई करने पड़ेंगे, जहाँ पर्टिकुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो इस तरह से आपको काम करना होगा। कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनानी है, देखिएगा एक बार आप लोग। हाँ, उनका हमने कॉन्सेप्ट तो पहले आपको बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रश्न संख्या 13 निकालोगे, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 निकालो, उस सवाल को हम ट्राई करेंगे। प्रश्न संख्या 13 आप निकालो, जिसको हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। प्रश्न संख्या 13 में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्राई करना है। बनाते हैं हम, कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न में क्या लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपके पास कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशंस दे रखी है। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड ओपनिंग। स्टार्ट में आपके पास कैश कितना था, डोनेशन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड रेंट 1,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअली पेड फॉर 11 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, परचेज फॉर कंप्यूटर इन कैश एंड हॉर्नोनियम पेड। देखिए आपको एक बात बता दें हम सबसे पहले कि हमारा अकाउंट बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको याद होगा जब इस अकाउंट के कॉन्सेप्ट को हमने देखा था, ये आपकी कैश बुक की तरह ही होता है। आपके कैश बुक के अंदर जिस तरह से आप एंट्री लिखते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें भी काम करना है। मतलब ये कैश बुक का एक प्रकार से समरी है। तो एक पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि कैश बुक के अंदर जिस तरह से हमारे पास 2 साइडें थी, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 साइड होगी। ये साइड होती है रिसिप्ट और ये होगी आपकी पेमेंट। मीन्स रिसिप्ट का मतलब है पैसा आ रहा है और पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस डेबिट होता है, आप डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपका स्टार्ट में कैश इन हैंड था उसे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है आपके पास में 10,000। आप अमाउंट फील करोगे 10,000। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव मीन्स कैश आ रही है, और कैश आ रही है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे टू डोनेशन, और जिसका अमाउंट है 50,000। फिर आपके पास में है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। रिसीव लिखा मीन्स पैसा आ रहा है तो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है आपके पास में 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद में आता है, एक मिनट, आप में से किसी ने मैसेज किया, मैं एक बार देख लेता हूँ। डेबिट साइड, हाँ वेरी नाइस। देखिए सब्सक्रिप्शन के बाद, हाँ एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, इनको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखते हैं। जनरली डेबिट क्रेडिट ही होते हैं, बट थोड़ा सा नाम उनका ये है। फिर लिखा आपको पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको लिखना है बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि आपका अमाउंट
पे हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, कैश जा रही है, आप डेबिट क्रेडिट साइड लिखोगे, पेमेंट साइड लिखोगे, अमाउंट है आपके पास में 20,000। फिर आपके पास में है रेंट, रेंट 1,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअली पेड फॉर 11 मंथ, आपने 11 महीने के लिए किराया पे किया है। आप लिखोगे बाय रेंट 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 11 महीने का किराया होगा 11,000। देखो यहाँ आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि कितना पैसा जमा होगा कितना नहीं, आपको जो वैल्यू दे रखी है वही लिखना है। आपके ये जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ नहीं होते हैं, एडजस्टमेंट जनरली हम वहां करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ एडजस्टमेंट कम होते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हार्मोनियम पेड, आप लिखोगे बाय, देखो हार्मोनियम होता क्या है, हिंदी में बोलते हैं मानदेय, मानदेय। एक तो ये आता है, एक ये आता है वेतन और मजदूरी, और एक होता है मानदेय। तीन अलग अलग चीजें हैं। आपके लिए वेतन अलग है, मजदूरी अलग है और मानदेय अलग है। हम वेतन किसे कहेंगे, तो वेतन के लिए क्या होता है, एक फिक्स पेमेंट होता है। जो आपका वेतन है वो एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है और निश्चित राशि दी जाती है। जैसे वेतन आपका हर महीने दिया जाएगा, हर 15 दिन दिया जाएगा। मजदूरी पर डे दी जाती है, मजदूरी में राशि निश्चित नहीं होती है। दूसरी बात, जितना काम उतना दाम होता है। मजदूरी में आपने एक दिन काम किया तो एक दिन का पैसा मिलेगा, हर रोज पैसा पेमेंट होता है। लेकिन सैलरी में ऐसा नहीं है, सैलरी में आपको फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे एक महीने का पैसा दिया, सैलरी लेने वाला व्यक्ति आपके पास एक लंबे समय तक काम करता है। और मजदूर, जो मजदूरी लेने वाला व्यक्ति, उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, लंबा समय लंबा नहीं होता, जितना काम है उतने काम तक वो आ जाता है। तो वेतन और मजदूरी के बारे में तो आप जनरली जानते हो, लेकिन आज हमारे लिए एक नया शब्द है मानदेय। देखिए मानदेय का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को आप अपने पास किसी काम को करने के लिए बुलाते हो, तब आप उसे न तो मजदूरी देते हो ना उसका वेतन दिया जाता है, एक सामान्य शुल्क दी जाती है, सामान्य शुल्क देते हैं। करवाएंगे करवाएंगे, एक दो मिनट, कंप्यूटर परचेज की भी एंट्री करवा लेंगे, वेट करो बेटा। आप उसे एक शुल्क देते हो, मतलब एज ए फी देते हो, और वो जो फी होती है वो उसकी एक्चुअल सैलरी नहीं मानी जाती है। एक्चुअल सैलरी नहीं होती है वो, सिर्फ आप उसे एज ए रेस्पेक्ट के तौर पे, एज ए गिफ्ट के तौर पे इतना अमाउंट देते हैं, मतलब एक सामान्य अमाउंट दिया जाता है, एक मान सम्मान के तौर पे उसको एक राशि दी जाती है, उसी को मानदेय कहते हैं। जहां वो अपनी योग्यता के अनुसार पैसा नहीं है, उस व्यक्ति ने आपके पास काम किया है तो अपनी योग्यता के अनुसार नहीं है, वो एक सिर्फ ससम्मान पैसा जो प्राप्त कर रहा है उसी को मानदेय कहते हैं। वो हमारे लिए खर्च है। जितने भी एनपीओ वगैरह होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके यहाँ जनरली मानदेय दिए जाते हैं, सैलरी कम देते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी डोनेशन से आता है, ये भी कहीं इधर उधर से जुगाड़ करके पैसा लाते हैं। तो कहने का मीन्स होता है कि ये अपने पास काम करने वाले व्यक्ति पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, किसी संस्था ने एक योगा कैंप करा लिया, समझिएगा आप लोग, किसी संस्था ने, मतलब किसी ये सोशल वर्कर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लब है, उन्होंने एक योगा कैंप कराया है। उस योगा कैंप करने के लिए वहां एक योगी जी को बुला दिया या एक योगा टीचर को बुला दिया, जो केवल 2 या 4 दिन के लिए कर रहा है। अब वो जो 2-4 दिन के लिए वो काम करने आया है, तो उसको 2-4 दिन के लिए प्रॉपर सैलरी तो मिलती नहीं, वो मजदूर तो है नहीं कि मजदूरी देंगे, तो उन्हें एक सम्मान राशि दी जाती है, सम्मान के तौर पे उन्हें कुछ भेंट दी जाती है, उसी को हम हार्मोनियम बोलते हैं, मानदेय कहते हैं। आपके लिए खर्च होता है और आप इसके लिए पेमेंट करते हो, इसलिए आपको पेमेंट साइड में लिखना है, और एक्सपेंसेज है इसलिए आप उसका एक्सपेंसेज साइड में भी शो करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आपका आता है कंप्यूटर परचेज किया आपने, तो कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर आपके लिए पैसा जा रहा है, आप लिखोगे बाय कंप्यूटर, अमाउंट है आपके पास में 50,000। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखोगे, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है उसके लिए लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। आई थिंक आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना आता होगा,
इस साइड के टोटल करोगे तो आपका 1,60,000 और इधर की टोटल करोगे तो आपका अमाउंट बनता है 50,000। आप देख पाते हो 50,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1,00,000। उधर का टोटल है 1,60,000, इधर का टोटल 1,00,000, तो आपका बैलेंस शीट आएगा 60,000 रुपये। तो ये था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके अंदर आपने लिखा कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। अब इसी चीज़ को हम समझते हुए अपना न्यूमेरिकल फर्स्ट ट्राई करेंगे। मैं आपको पूरा प्रश्न समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। पेज नंबर 340, आप अपना न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन निकालो। प्रश्न में लिखा आपको फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्लब, प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 2017। देखिए आपके इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जैसा हमने अभी बोर्ड पे बनाया है, ठीक इसी प्रकार से मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप कर पाओगे या नहीं। कर पाते हो द बेस्ट, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लिखा कैश इन हैंड ओपनिंग एंड कैश एट बैंक ओपनिंग। देखो सबसे पहले आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है। आप जैसे ऐसा एक अकाउंट तैयार करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड बनाओगे, आप इधर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जो अमाउंट कैश का है वो कैश में, बैंक का है वो बैंक में, ऐसे इंटरनल दिखा के अमाउंट दोनों बार शो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसिप्ट साइड में। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट साइड में, रिसीव किया है तो अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी रिसिप्ट साइड में। 7% इन्वेस्टमेंट परचेज, पेमेंट साइड में लिखोगे 7% इन्वेस्टमेंट परचेज। कोई अमाउंट कुछ कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है जो वैल्यू दे रखी है आपको। रेंट पेड पेमेंट में, जर्नल एक्सपेंसेस पेमेंट में, सैलरी पेड पेमेंट में, हार्मोनियम पेड पेमेंट में, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स पेमेंट, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, किसमें आएगा? रिसिप्ट या रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहाँ आएगा? कहाँ आएगा बताओ बेटा? रिसिप्ट या पेमेंट में? बहुत बढ़िया, रिसिप्ट साइड में। नेक्स्ट आगे स्पोर्ट मटेरियल परचेज्ड, ये कौन सी साइड आएगा? स्पोर्ट मटेरियल परचेज्ड कौन सी साल आएगा, कौन सी साइड में आएगा बताओ रे? पेमेंट साइड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है आपका वेजेज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। देखो वेजेज आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किया है तो नहीं आएगा, दोनों साइड नहीं आएगा। पे हो जाता तो आप लिख देते, चाहे वो किसी भी ईयर का पेमेंट होता हम लिख देते, बट आपने तो पेड किया ही नहीं है तो हमको नहीं लिखना है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, रिसीव है मीन्स आपको यहाँ पे लिखना है रिसिप्ट साइड में। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, देखो कैश इन हैंड लिखा तो उसके लिए लिखना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश, और बैंक का आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल के करना है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो या आपके लिए होमवर्क देते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। आपको लिखा फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर क्लोज एंड 31 मार्च 2017। देखिए यहाँ पर भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है ठीक इसी प्रकार से, सेम ऐसा कैसा है। सबसे पहले लिखा फी रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। देखो एक बात ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी साल का रिसिप्ट हो आपको लिखना है। आपको लिखा फी रिसिप्ट इन लास्ट ईयर, तो आपको लिखनी होगी रिसिप्ट साइड में टू फीस। फीस रिसीव फॉर करंट ईयर, ये भी इसी में आएगा। एंड फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर नहीं आएगा, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर नहीं आएगा, छोड़ देना इसको। रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर्स लिखना है आपको डेबिट साइड में। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव, ये भी डेबिट साइड में आएगा, रिसीव हो रहा है ना इसीलिए। हार्मोनियम रिसीव्ड, ये भी आएगा कि देखो यहाँ पे हार्मोनियम रिसीव हो रहा है, पेड नहीं, क्योंकि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर काम करने जा सकता है और उन्हें वहां से मानदेय मिल सकता है। तो हम ये जो अकाउंट बना रहे हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बना रहे। ये टॉपिक आपका एनपीओ एंड प्रोफेशनल के लिए भी होता है, गैर व्यापारिक एंड पेशेवर व्यक्तियों के लिए लिखे हैं ये। जैसे कोई प्रोफेशनल पर्सन है
वो भी इसी तरह से अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। पेमेंट्स के अंदर आपको लिखना है, सैलरी लिखनी है आपको, रिपेयर लिखना है, प्रिपेयर ये प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कार है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, पर्सनल एक्सपेंसेस, पेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर फर्नीचर परचेज्ड, ये नहीं लिखना आपको, ये तो पेमेंट हुआ नहीं है। नहीं, आप कर सकते हो। और ओपनिंग कैश बैलेंस है तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। तो देखिएगा ये सवाल भी आपको खुद को ट्राई करना है। तो आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। ये दोनों ही प्रश्न आप करोगे, हम अपनी अगली क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझेंगे। यहाँ तक आप रिसिप्ट एंड पेमेंट कंप्लीट करोगे। इन दोनों सवालों को बोर्ड पे से हल करने हैं, नोटबुक में सॉल्व करना है और वापस सेंड भी करना है। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी दिवाली बहुत अच्छी निकाले। जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, जो पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, भगवान इस दिवाली पे सबके अंधेरे को दूर करते हुए एक नए उजाले का प्रकाश हमारे जीवन में लाए। इसी कामना और इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको हर रोज दिवाली की शुभकामना प्रेषित करता रहूंगा। बस शर्त ये की है कि आप लोग अपना भविष्य जगाने के लिए एक अच्छा सा दीपक तैयार करो, उस दीपक को लेके चलो, अपना भविष्य की जो जितना भी अंधकार है उसको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं कामना और इन्हीं भावना के साथ मैं आज अपनी क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको एक छोटा सा काम दे के जा रहा हूँ कि जितना कुछ पढ़ाया है उसको आप उसको तैयार कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।